हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के जितने भी करंट अफेयर मई 2022 में न्यूज़ में रहे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप इसकी क्लीन पीडीएफ प्लस एनोटेड पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो। आईएएस का एग्ज़ाम 5 तारीख को यहाँ पर आने वाला है, उसके लिए भी अगर टाइम निकले तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी क्लोज करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे। तो ये मई 2022 के हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के काम की यहाँ पर निकल करके आती हैं। ये सब आप यहाँ पर कीजिएगा। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आपको मिलेगी, जो व्हीट क्राइसिस है पूरी दुनिया में देखने के लिए मिला। देखो, 2 क्राइसिस देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो है एडिबल ऑयल का क्राइसिस और एक है आपका व्हीट का क्राइसिस। तो इंडिया ने भी क्या किया कि अपना जो व्हीट का एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर बैन किया, ठीक है। ये बड़ी न्यूज़ के रूप में निकल करके आई खबर। लेकिन हम अगर यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि 4 मई को गवर्नमेंट ने लोअर कर दिया इट्स व्हीट प्रोडक्शन एस्टीमेट। यानी कि इंडिया का अपना एक व्हीट का प्रोडक्शन एस्टीमेट होता है, उसको हमने 5.5% से गिरा दिया। हमने कहा कि 105 मिलियन टन के करीब व्हीट का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। पहले ये जो है वो 111 मिलियन टन के करीब यहाँ पर होता, लेकिन अभी ये जो है वो आपका 105 मिलियन टन के करीब यहाँ पर होगा इस सीज़न के अंदर। ओके, तो इसके पीछे के कुछ रीज़न है। रीज़न सिंपल है। सबसे पहले तो वॉर ही है, ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर है। दूसरा, आप क्लाइमेट चेंज को भी इसके पीछे का कारण मान सकते हो, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलेगा कि पैसिफिक में ला नीना की कंडीशन बनी हुई है, जबकि इंडिया में फेवर होना चाहिए था, नुकसान हो गया, ठीक है। ये अपोजिट हो गया। अल नीनो सदर्न ओसिलेशन को भी आप इसका जो है वो एक कोज यहाँ पर मान सकते हो। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी यहाँ पर जो डिसरप्ट हुई, उसकी वजह से भी सिचुएशन ख़राब देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन वगैरह जो है वो व्हीट के मेजर एक्सपोर्टर के रूप में यहाँ पर हैं। और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी कि बात यहाँ पर ख़राब हुई। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, ये पता होना चाहिए वर्ल्ड में। चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है और रसिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट है। यूक्रेन जो है वो दुनिया का 8वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। तो रशिया और यूक्रेन दोनों टॉप 8 में आ रहे हैं और वॉर के कारण ये चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो गई। अब ये कितने प्रतिशत कहाँ पर यील्ड कम होगी, कैसे कम होगी, इतना डिटेल माइन्यूट भी नहीं जाना, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, इस सिचुएशन के कारण ये चीज़ें दिख रही हैं। हाल ही में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ाया था, लगभग अप्रैल वाली में, कि इजिप्ट ने यहाँ पर कहा है कि हम इंडिया से व्हीट को इंपोर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास तो खुद व्हीट की कमी यहाँ पर हो गई है, तो हम इजिप्ट को कैसे करेंगे। तो इजिप्ट के लिए हमने पहले से ही जो साइन किया हुआ था हमने उसको भेजा। जैसे इजिप्ट के बाद हमने टर्की से भी इस बात का अप्रूवल लिया था, मतलब टर्की को भी इस बात का वादा किया था कि हम आपको व्हीट का एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो पुराने एक्सपोर्ट प्लान्स यहाँ पर हैं उनको हम चालू रखेंगे और ये जो है व्हीट का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही यहाँ पर चल रहे थे वो सब यहाँ पर हैं। कारण यूक्रेन क्राइसिस मेजर कारण है, क्योंकि ये व्हीट का बड़ा एक्सपोर्टर भी है, रशिया भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसकी वजह से ये सिचुएशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद अर्ली समर भी इसका एक कारण यहाँ पर बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च और अप्रैल की जो हीट थी उसकी वजह से भी व्हीट के प्रोडक्शन पर यहाँ पर असर पड़ेगा। दोस्तों, इन्हीं चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आपको मिलेगी। इंडिया ने कहा WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर के, कि जितनी भी कंट्री हैं आपके अंदर में वर्ल्ड मार्केट के अंदर, उनको जो कह सकते हैं कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन वो अपने कंट्री के लिए, लोगों के लिए बचा करके रखते हैं, उसको बेचने के लिए वेवर दिया जाए। मतलब हर एक कंट्री का अपना एक पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होती है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्राम है हर कंट्री यहाँ पर करती है, परचेज करने के लिए, स्टॉक पाइल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फूड को, जो लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। जैसे इंडिया में भी आप देखो कि FCI फार्मर्स से गेहूँ चावल ये उठाती है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में बांटती है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हो गया, इसको ओवरऑल जो है वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के नाम से जाना जाता है। हर कंट्री का अपना पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यहाँ पर होता है। तो इंडिया ने कहा कि चूंकि दुनिया के अंदर क्राइसिस यहाँ पर व्हीट का है, इसीलिए सभी कंट्रीज़ को अपने जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स हैं उसको खोलना चाहिए, उसको जो है वो सेल करना चाहिए, ताकि दुनिया में कोई भी भूखा यहाँ पर ना मरे, ठीक है। इस बात की यहाँ पर बात की कि जो फूड क्राइसिस यहाँ पर है उसको हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। WTO के अंदर इस बात को यहाँ पर कहा गया, इंडिया ने इस चीज़ को कहा। और ये जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, देखो WTO के अंदर बहुत सारे इस तरीके के एग्रीमेंट हैं। इसमें से एक है आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हुई हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर किस तरीके की पाबंदियां हो सकती हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, या कोई क्या नहीं कर सकता, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो एग्रीमेंट है ये कहता है
कि डज नॉट अलाउ मेंबर कंट्रीज को अलाउ नहीं करता टू एक्सपोर्ट देयर PSH फूड ग्रेन्स टू द वर्ल्ड मार्केट। आपको आपने जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के रूप में अनाज रखा है उसको आप वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एज इट में डिस्टोर्ट ग्लोबल फूड प्राइस, क्योंकि वो आपने सब्सिडाइज रेट पे लिया है। इस चक्कर में यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट है उसमें प्राइस डिसरप्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ जो PSH प्रोग्राम्स हैं वो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टोर्ट यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उनको फिक्स्ड प्राइस पर खरीदती है, लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जैसे इंडिया के अंदर यहाँ पर है। और अगर मार्केट में उनको सस्ते में बेचा गया तो उस कंट्री के तो एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि और कंट्रीज उसी से यहाँ पर खरीदेंगी। लेकिन पूरी दुनिया के अगर हम ओवरऑल देखें तो फूड क्राइसिस देखने के लिए, मतलब ग्लोबल जो प्राइसेस हैं उसमें डिसरप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब इंडिया ने इस बात को कहा क्योंकि क्राइसिस यहाँ पर पहले से ही चल रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या है, तो आपको ये ओपन करने चाहिए थे, लेकिन कंट्रीज़ ने सुनी नहीं, मानी नहीं। तो इंडिया ने भी कहा चलो आप लोग नहीं सुन रहे हो तो मैं भी नहीं सुनता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स एक्सपोर्ट हमने भी यहाँ पर बंद कर दिया, और व्हीट जनरल वाला जो एक्सपोर्ट था हमने वही बंद कर दिया, ताकि डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं उसको यहाँ पर उठने से बचाया जा सके। ओके, तो अगर आप मेजर जो व्हीट है वो बाहर भेज दोगे तो इंडिया के अंदर व्हीट की शॉर्टेज यहाँ पर हो जाएगी, और जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो उसके प्राइस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और ये प्राइस बढ़े तो आम आदमी पर फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए प्राइस ना बढ़ने के लिए ये वाला काम यहाँ पर नहीं किया जाएगा, व्हीट को बाहर नहीं भेजा जाएगा, व्हीट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके पीछे के कुछ रीज़न दिए गए कि क्यों हम जो है वो व्हीट का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। टू मैनेज कंट्रीज ओवरऑल फूड सिक्योरिटी, कंट्री की फूड सिक्योरिटी भी तो ज़रूरत है, प्राइस बढ़ेंगे, कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो भूखे सोएंगे। ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी जो वर्ड है इस पर फोकस किया गया, और साथ ही साथ जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं या वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, लाइक अपने आसपास की हैं, श्रीलंका में पहले से क्राइसिस चल रहा है, हमने लगभग 50 मीट्रिक टन के करीब यहाँ पर और भी चीज़ें भेजी हैं। ठीक है, व्हीट वगैरह वहाँ एक्सपोर्ट किया, राइस वगैरह को। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि उन कंट्रीज़ की हेल्प भी करनी है हमें, तो इस वजह से हम इसको बेचेंगे नहीं, हेल्प के रूप में यहाँ पर इस चीज़ को भेजेंगे बाहर। बिकॉज ऑफ सार प्राइस इन ग्लोबल प्राइस जो है उसके सार प्राइस देखने के लिए मिले, ये रशिया यूक्रेन वॉर कारण है हर चीज़ का इस टाइम। और सम फार्मर जो हैं वो अपने व्हीट को ट्रेडर्स को बेच रहे हैं, जिससे कि जो है इन शार्प ड्रॉप ऑफ प्रोक्योरमेंट फॉर बफर स्टॉक्स बाई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी वजह से मिलेगा कि ग्लोबल जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इंडिया का जो व्हीट हार्वेस्ट है वो सफ़र हुआ है, क्योंकि मार्च अप्रैल की जो हीट वेव्स थी उसके कारण प्रोडक्शन में गिरावट देखने के लिए यहाँ पर मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया 105 मीट्रिक टन के करीब ही प्रोडक्शन हो पाएगा। राइजिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, उसकी वजह से इंडिया का जो एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन है वो 8 साल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, इससे पहले इतना भारी इन्फ्लेशन नहीं मिला, और उसकी वजह से सभी कमोडिटीज़ के प्राइस लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी ये काम किया गया। दिस इज़ द जनरल आइडिया, आपको इतना पता होना चाहिए। तो देख सकते हो कि व्हीट का जो एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट यहाँ पर कर दिया गया है, जिससे इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ओके, तो गारंटी सफिशिएंट सप्लाई टू इंडिया, नाइबर एंड वल्नरेबल कंट्रीज, इन सब के लिए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को प्रिवेंट किया है एन अनरेगुलेटेड मैनर। पहले तो हम ऐसे ही भी व्हीट ज़्यादा हो गया अफ्रीका भेज दिया, ठीक है, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। मेंटेन इंडिया रिलायबिलिटी एज अ सप्लायर, तो ये काम भी हम चालू रखेंगे। इसी चक्कर में जो व्हीट में यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली, तो हमने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई थी कोविड के दौरान, ओके, 2020 में सेंटर के द्वारा फ्री फूड ग्रेन स्कीम यहाँ पर थी। तो इसके अंदर आपका जो बेसिकली व्हीट यहाँ पर दिया जाता था, तो व्हीट और राइस भी दिया जाता था। ठीक है, तो व्हीट का जो एलोकेशन है उसको हमने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि व्हीट की प्रोडक्शन कम हुआ है, राइस का प्रोडक्शन तो सही है, तो हमने जो राइस है उससे रिप्लेस कर दिया व्हीट को। तो व्हीट अब कम दिया जाएगा इस गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर, और राइस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दिया जाएगा। 5 किलोग्राम ऑफ फ्री फूड ग्रेन पर मंथ यहाँ पर दिया जाता था ओवर 80 करोड़ बेनिफिशरीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। लेकिन अब जो है वो 5 केजी फूड ग्रेन में मान लो 3 केजी व्हीट था और 2 केजी राइस था, तो हमने किया है 2 केजी व्हीट और 3 केजी राइस, क्योंकि व्हीट की शॉर्टेज यहाँ पर हो गई है। इट इज़ सिंपल। ठीक है, तो ये तो होना ही था भाई, जितनी भी स्कीम है जहाँ पर व्हीट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ सब पर असर यहाँ पर पड़ेगा। तो इट इज़ एन एडिशन टू द सब्सिडाइज राशन प्रोवाइड अंडर द NFS। ये फिर इस स्कीम के बारे में ये बहुत बुरी चीज़ है कि जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना यहाँ पर आपकी सिर्फ इतना सा पॉइंट न्यूज़ के अंदर आया कि व्हीट का एलोकेशन रिड्यूस किया गया है। अब इस पूरी स्कीम को पढ़ दो, ठीक है,
ये गलत बात है। पूरी स्कीम तो आपके दिमाग में पहले से ही सेट होनी चाहिए, बाकी इसमें क्या हुआ उसके नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो जनरल सी बात है कि वीट का एलोकेशन रिड्यूस होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्कीम है वो बेसिकली इसीलिए थी कि कोरोना के दौरान जो बेसिकली फूड नहीं मिल पाया उसको यहाँ देने के लिए ये सब काम किया गया। और ये जो फूड है वो आप जो फ्री फूड ग्रेन्स हैं वो आप वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर से भी ले सकते हैं, क्योंकि यह पूरी इंडिया के अंदर लागू हम कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब वीट से हट करके किसी और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जीन बैंक प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन किया गया। जीन बैंक प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अप्रूव किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है जीन बैंक प्रोजेक्ट। इसको याद रखिएगा, किस सरकार ने? महाराष्ट्र की सरकार ने इसको ओपन किया है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बायो रेपोजिटरी। तो ये बायो रेपोजिटरी है। बायो रेपोजिटरी क्या होती है? ऐसी रेपोजिटरी, ऐसी लैब आप कह सकते हो कि जो जहाँ पर हम सामान रखते हैं, ठीक है, ऐसी सब जगह जहाँ पर किसी भी तरीके से बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को रखा जाए, बायो रेपोजिटरी हो जाती है। और इसके लिए हम जो है वो प्लांट्स को प्रिजर्व करेंगे। इसमें प्लांट्स के सीड हैं, प्लांट्स हैं, उनके टिश्यूज़ हैं, कल्चर हैं, ठीक है, ये सब है, या फिर एनिमल्स हैं, उनके स्पर्म है या एग है, उन सभी को हम कलेक्ट करके रखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड बायो रेपोजिटरी, ठीक है। नेशनल लेवल पर पहले से ही इस तरीके की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ओके, अगर नेशनल लेवल पर बात की जाए तो नेशनल जीन बैंक पहले से ही बना हुआ है एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा, दिल्ली के अंदर। ओके, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रीफर्बिश्ड जीन बैंक है। हाल ही में खुला, ठीक है, पिछले 1 साल के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो नेशनल जीन बैंक जो है वो पहले से ही मौजूद है, याद रखना कहाँ पर है। फिर नेशनल एनिमल जीन बैंक भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें जो कि आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल के अंदर में ये आपका इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर में नेशनल एनिमल जीन बैंक बना हुआ है। और ऐसे ही इंडियन सीड वॉल्ट भी बनी हुई है चांगला, लद्दाख के अंदर। तो ये चारों पॉइंट्स मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया मिलेट्स पे फोकस कर रही है, क्योंकि मिलेट्स की प्रॉपर्टी हैं, ये वाटर को कम यहाँ पर यूज़ करती हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशन कंटेंट इनके यहाँ अंदर ज़्यादा होता है, ड्रॉट में भी थोड़ा सा काम चल जाता है, ठीक है। तो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स कॉमन है, पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपकी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको कहते हैं एपीडा, उसने मिलेट के प्रोडक्ट की एक वैरायटी यहाँ पर रिलीज़ की है। और ये जो वैरायटी है इसको कहेंगे फर्स्ट रेडी टू ईट मिलेट प्रोडक्ट्स। तो जैसे बिस्किट वगैरह आते हैं ना, तो वो सब व्हीट के आते हैं या फिर आपके मैदा वगैरह के आते हैं। ये जो है वो आपके मिलेट्स के यहाँ पर बना करके दिए गए हैं और आप जस्ट पैकेट खोलो और खा लो, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट रेडी टू ईट। तो ऐसे मिलेट के प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। इसमें किसी भी तरीके का एडिटिव केमिकल्स वगैरह नहीं है, फिलर्स भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ भी नहीं किया गया। प्योर मिलेट्स है, आपको जस्ट इसको ऐसे ही यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मिलेट्स हैं, मिलेट्स सीरियल क्रॉप्स एंड स्मॉल सीड ग्रासेस वाइडली यूज्ड इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। ये मिलेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके अंदर प्रोटीन के सोर्सेज अच्छे हैं, फाइबर होता है, मिनरल होते हैं, आयरन, कैल्शियम, इन सब की भी आपको प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। और इनमें जो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मिलेट्स हैं उनका प्रोडक्शन भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। सिंपल सी बात है, जब मिलेट्स के एरिया पर फोकस करेंगे बढ़ाने के लिए तो उनके एरिया में वृद्धि यहाँ पर होगी। 14 मिलियन टन के करीब यहाँ पर उगता था 2015-16 में, इसको बढ़ा करके करीब 18 मिलियन टन के करीब किया गया है 2020-21 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए मिलेट्स के बारे में। बाकी और भी 70 चीज़ें हैं मिलेट्स के बारे में, लेकिन फिलहाल इतना न्यूज़ में है तो इतना पढ़ो। किसने रिलीज़ किया है? अपीडा ने। क्या है? फर्स्ट रेडी टू ईट मिलेट प्रोडक्ट। क्या केमिकल्स वगैरह है? नो एडिटिव्स वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं किए गए हैं। और मिलेट्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि वाटर कम लगता है, तो इन कंट्री की वाटर सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और साथ में साथ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर जूट से रिलेटेड जो है वो इंडस्ट्री, वहाँ पर कुछ इश्यूज़ यहाँ पर उभर करके आए हैं। और वेस्ट बंगाल आपको पता है कि जूट का एक अच्छा उत्पादक है, और इसमें जो है जूट की जो मिल्स हैं उसको बंद करने की यहाँ पर दिक्कत आ गई है। फोर्स द क्लोजर ऑफ द सेवरल जूट मिल्स। ओके, तो जो जूट की मिल्स हैं उनको बंद करने की नौबत यहाँ पर आ गई। क्यों? कुछ इश्यूज़ हैं जूट की इंडस्ट्री के साथ, इनको हम यहाँ पर समझना ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक फैशन एसेसरीज। आप जूट के सामानों से यहाँ पर बना सकते हो, या फिर फ्लोर कवरिंग्स है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। मील्स डू नॉट एक्वायर देयर रॉ मटेरियल डायरेक्टली। ये बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि ये जो है वो अपना रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करती हैं मिल्स, जिससे कि बीच में मिडिल मैन्स यहाँ पर आते हैं, मिडिल मैन्स या ट्रेडर्स यहाँ पर बीच में आते हैं, और जिसकी वजह से जो मनी है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो ना तो फार्मर्स को पूरा बेनिफिट मिलता है, ना ही मिल्स को पूरा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज फार्मर्स आर फार फ्रॉम द मिल्स,
फार्मर्स मिल्स से काफ़ी दूर हैं, मिल्स की लोकेशन से काफ़ी दूर हैं, और प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस है वो मिडिल मैन के थ्रू यहाँ पर होती है। जैसे कि पहले एपीएमसी मंडीज में होती थी, आजकल तो ई नाम पोर्टल के थ्रू सब हो जाता है। तो इंडिया लैग्स बिहाइंड द बांग्लादेश इन प्रोड्यूसिंग सुपीरियर क्वालिटी जूट फाइबर, ये भी आपको पता होना चाहिए, पीटी का पॉइंट डायरेक्ट निकलता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है जूट का पूरी दुनिया में? इंडिया। लेकिन हम जो है क्वालिटी के मामले में पीछे हैं, याद रखना इस चीज़ को कि क्वालिटी के मामले में हम बांग्लादेश की जो जूट है उससे हम यहाँ पर पीछे हैं, और इंडिया जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी का जूट जो है वो यहाँ पर तैयार करता है, जूट फाइबर जिसको कहते हैं। ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट हैं, और रिलेटेड टू रेटिंग है या फार्म मैकेनाइजेशन है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड्स उतने अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई और लो यील्ड भी कुछ हद तक जो जूट इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल को उपलब्ध यहाँ पर नहीं करा पाई। देखो व्हीट में भी कमी देखने के लिए मिली है, तो यहाँ पर आपको जो रॉ जूट है उसमें भी कमी देखने के लिए मिली है, उसकी भी शॉर्टेज पड़ी, जिसकी वजह से कुछ जूट मिले हैं उनको बंद करने की नौबत यहाँ पर आ गई। जो जूट है उसको आप गोल्डन फाइबर कहते हो, ठीक है, और ये जो है वो सेफ पैकेजिंग के ऑल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। सरकार ने कहा भी है कि 100% जो शुगर है वो आपकी जूट बैग्स में पैक होनी चाहिए, प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल कोई भी यहाँ पर नहीं करेगा। नेचुरल, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इससे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि जूट इंडस्ट्री जो है वो एक मेजर इंडस्ट्री है ईस्टर्न रीजन में, स्पेशली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के अंदर। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कैश क्रॉप्स है फार्मर्स के लिए। गंगा डेल्टा रीजन जो है वो एक्सीलेंट है जूट कल्टीवेशन के लिए। फर्टाइल एलुवियल सोइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और टेम्परेचर भी फेवरेबल है, 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल भी एक्सेसिव नहीं चाहिए, 125 से लेकर के 150 mm पर मंथ की रेनफॉल अगर डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से मिल गई तो काम यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कुछ कर रही हैं। हाँ जी, इन्होंने गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन यहाँ पर चलाया जो कि जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। तो जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, ऐसे ही आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी यहाँ पर है। इसके अलावा आपका ये एक्ट चलता है JPM एक्ट, जिसको कहते हैं जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपलसरी यूज ऑफ पैकेजिंग कमोडिटी एक्ट 1987। इसी के अंदर कहा गया है कि जितनी भी शुगर है वो 100% जो है जूट बैग्स में पैक होनी चाहिए। और ऐसे ही और भी चीज़ें कही गई हैं कि 20% प्रोडक्ट आपके जितनी भी आप बना रहे हो वो सारे के सारे जूट जो बैग हैं उसमें पैक होने चाहिए। मुझे डाटा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये 20% है या फिर 10% है, ठीक है, ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बारी। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर से देखिएगा, सर्च मारिएगा जस्ट, ठीक है, कि इस एक्ट के क्या प्रोविज़न है। और 2-3 प्रोविज़न आएंगे, एक तो ये 100% वाला और एक ये भी यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से जूट स्मार्ट प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि जूट सैकिंग है उनकी प्रोक्योरमेंट आसानी से हो सके, तो ये काम भी यहाँ पर किया जाएगा। इसी के बाद अगर हम बात करें आगे, तो दोस्तों फोर्टिफाइड राइस की बात यहाँ पर चल रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो आपकी वैल्यू चेन है उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो मिलेट्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसका एरिया आपने देखा कि सिर्फ 4 मिलियन टन से उसका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा पिछले 6 सालों के अंदर। तो ये तो इतनी तरीके से सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ नहीं कुछ, तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव है। हाँ, हमने कहा कि बायो फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड राइस का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन फोर्टिफाइड राइस के यूज़ करने में या फोर्टिफाइड व्हीट का यूज़ करने में आप कुछ भी कहिए, वो अगर फोर्टिफाइड है तो उसमें कुछ परेशानियाँ यहाँ पर हैं। लिखा हुआ है रिपोर्ट फ्लैग रिस्क, तो क्या रिस्क है हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखो एक रिपोर्ट इन सब लोगों ने मिलकर के रिलीज़ की, राइट टू फूड कैंपेन झारखंड वगैरह ने। इन्होंने कहा कि आप आयरन फोर्टिफाइड राइस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये आपके जो राइस हैं ये आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स में दिए जाएंगे, और प्राइमरी विद्यालय जहाँ 1 से लेकर के 8 तक मिड डे मील इसकी जो आपकी चलती है वहाँ दिए जाएंगे, और साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में भी दिए जाएंगे आयरन फोर्टिफाइड राइस। कह रहे हैं कि इससे एनीमिया की प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। एनीमिया मतलब आपके शरीर में जो लोह की मात्रा है वो कम हो जाती है, तो लोह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो अनीमिया की प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो पाएगी, तो स्टेट्स को इससे फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम उभर करके आ रही है कि जहाँ पर पहले से ही आपकी जो कहते हैं कि आयरन ज़्यादा है, वहाँ क्या करेंगे आप सोच रहे होंगे कि आयरन ज़्यादा है तो फिर ये आयरन कम कैसे हो गया। देखो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में क्या है कि आयरन की मात्रा कम है, लेकिन सभी लोगों में कम नहीं है, बहुत सारे लोगों में आयरन की मात्रा ज़्यादा है। स्पेशली झारखंड के अंदर अगर आप देखें तो लार्जर ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया मिलेगा, थैलेसीमिया मिलेगा और ट्यूबरक्लोसिस मिलेगा। ये तीनों ऐसे हैं कि इसके अंदर
ऑलरेडी आयरन की एक्सेस रहती है बॉडी में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया की कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसमें आपके शरीर में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा पहले से ही बढ़ जाती है। और अगर आप उनको और ज़्यादा एनीमिया कहते हैं कि फोर्टिफाइड राइस दोगे या फिर आयरन फोर्टिफाइड राइस दोगे तो फिर दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अंदर आपको मिलेगा कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उनकी जो फंक्शन ऑर्गन की फंक्शन है वो भी यहाँ पर बंद हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? दिक्कत ये थी कि न्यूट्रिशन कम था, तो हमने न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए उसमें आयरन मिला दिया राइस के अंदर, उसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, जो अपनी तरफ से ऐड किया, ठीक है। अब वो बायोफोर्टिफिकेशन हम पूरी कंट्री में बांटेंगे, लेकिन कंट्री के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पहले से ही इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है आयरन की, तो अगर हमने वहाँ पर और ज़्यादा दिया तो इम्यूनिटी रिड्यूस हो सकती है और ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि आयरन का मात्रा या तो कम हो बहुत ज़्यादा तब आप दो, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो ये टारगेटेड तरीके से काम आपको करना पड़ेगा। फोर्टिफाइड राइस उन्हीं इलाकों में दो जहाँ पर कमी है। झारखंड के ट्राइबल एरियाज़ में कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पर आप इसको ना दो। अब एक बात आप ये भी सोच सकते हो कि ट्राइबल्स पॉपुलेशन में इसकी कमी नहीं है, यानी कि ट्राइबल्स जो हैं, जो अपना फूड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर आयरन की कमी नहीं मिल रही, ठीक है। तो हम अल्टरनेटिव भी अपना सकते हैं। जो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर अपना फूड सिस्टम यूज़ कर रही है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो इन बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल करके आएंगी। झारखंड एक एंडेमिक जोन है जहाँ पर सिकल सेल डिसऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। सिकल सेल डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया, जिसमें पहले से ही आयरन की मात्रा ज़्यादा यहाँ पर है, और थैलेसेमिया में भी आपको आयरन की मात्रा ज़्यादा यहाँ पर मिल जाएगी, नेशनल एवरेज से दुगनी मात्रा मिल जाएगी। और अगर आयरन यहाँ पर ज़्यादा दे दिया तो और बड़ी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। मैंने आर्टिकल को पूरा समझाया, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आई तो आप जस्ट 3 मिनट पीछे करो और इसको एक बार और सुनो, आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 2021 में 40 मिलियन मोर पीपल जो हैं वो एक्यूट हंगर की तरफ को खिसक गए हैं। मतलब 40 मिलियन और लोग जो हैं वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई है, लोगों में फूड क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। ये सब कैसे पता चला? तो यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, GRFC, और ये 6th एनुअल रिपोर्ट थी। रिलीज़ किसके द्वारा की गई? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसके द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई। और ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये फाउंड किया गया था बाय यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और कहाँ पर हुआ था? ये आया था निकल करके वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट 2016 के अंदर से, ताकि लोगों में जो है वो फूड क्राइसिस को रोका जा सके, पूरी दुनिया में जो फूड इनसिक्योरिटी है उससे लड़ा जा सके, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 2 है, जिसको कहते हैं एंड हंगर, उसको भी पूरा किया जा सके। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। अब रिपोर्ट के अंदर तो अलग अलग पेज थे, आप चाहते हैं तो सारे पेज पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पर्पज से सारे पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल डाटा 40 मिलियन का आपको यहाँ पर याद रखना है, और एक सिंपल डाटा जो है वो आपको ये भी याद रख लेना है कि लगभग 193 मिलियन पीपल इन 53 कंट्रीज सफर्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2021। तो 100 जो आपके 193 मिलियन पीपल हैं, अब टोटल इतने हो गए हैं 40 मिलियन बढ़ने के बाद, ठीक है। तो कितने हो गए ये याद रखिएगा, और कितने बढ़े ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इन्होंने एक अप्रोच भी दी कि कैसे लड़ सकते हैं, तो कोई खास अप्रोच आपको याद नहीं रखनी, ये सब आपको पता है। ग्लोबल लेवल पर लड़ो, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर आप इन चीज़ों को लड़ सकते हो। आप जो है वो फूड क्राइसिस को पहले तो अंडरस्टैंड करो कि क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है, उसके बाद आप जो है वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करो फूड सिस्टम के अंदर, न्यूट्रिशन क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम करो, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करो, अपने एग्रीकल्चर सिस्टम पर फोकस करो, और फिर हम जो है वो जाएंगे गोइंग बियॉन्ड फूड, और उस तरीके से ये साइकिल को हम बार बार दोहराते रहेंगे और काम यहाँ पर होता रहेगा। तो इस तरीके से गोल यही है कि फूड सिक्योरिटी हासिल हो, और ऐसे यहाँ पर हासिल हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये जस्ट एक माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं, मैं इनको सभी को डालता हूँ। पूरे महीने में सिर्फ 2 ही रिलीज़ किए गए, तो मैंने सिर्फ 2 डाल दिए। एक पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको पता हो तो, वीट एक्सपोर्ट के बैन के बारे में, एक ये है। तो हर वेबसाइट से हम यहाँ पर उठा करके लाते हैं डाटा, ऐसी बात नहीं है। कोई लो लेवल का करंट अफेयर यहाँ पर छूट जाता है, कोई किसी बैंक के साथ MOU वगैरह हुआ हो, उनकी क्रेडिबिलिटी होती भी नहीं, चांसेस कितने होते हैं पूछे जाने के? 10% से भी कम। तो उन पर ना भी ध्यान दो, छूट भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर और मिडिल टाइप के जो होते हैं करंट अफेयर वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, इस चीज़ की गारंटी हमारी है। तो यहाँ पर मिलेगा कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है 2021-22 में, और पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन यहाँ पर मिला है 2021-22 में। कितना हुआ? 315 मिलियन टन के करीब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है जो आपका फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 का। और
24 मिलियन टन हाइयर देखने के लिए मिला है पिछले 5 सालों में अगर हम देखें। और इसमें जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है राइस में, मेज़ में, पल्स, ऑयल सीड, ग्राम, रेप सीड, ओके, मस्टर्ड है, शुगर केन है। देखो वीट नहीं लिखा, ठीक है, वीट नहीं लिखा है, इसीलिए ध्यान में दो, सब चीज़ें सही चलती हैं, ओके। तो वीट में रिकॉर्ड प्रोडक्शन नहीं मिला है, लेकिन इन चीज़ों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिला है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइस उसको यहाँ पर दिया गया। वर्ल्ड फूड प्राइस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइस जो है वो आपका वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसको नोबेल प्राइज़ कहते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है वो इस बार नासा के क्लाइमेट साइंटिस्ट डॉक्टर सिंथिया रोजनविक को दिया गया और ये इनकी इमेज है नीचे, ठीक है, इमेज देख सकते हो, नाम जरूर से याद रख लेना। और वर्ल्ड फूड प्राइस इसका नाम है। क्यों दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे खासे एग्जाम से पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने इनोवेटिव मॉडल यहाँ पर तैयार किया था ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का क्लाइमेट चेंज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके लिए इन्होंने मॉडलिंग की, वो उसकी बात इन्होंने यहाँ पर की। मतलब एक मॉडल तैयार किया और वो मॉडल बताता है कि आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है फूड क्रॉप्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का, इसीलिए इनको ये जो है वो प्राइज़ दिया गया। और ये जो अवार्ड है वो नोबेल पीस प्राइज़ लॉरिएट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1986 में क्रिएट किया गया था और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे सभी साइंटिस्ट के लिए हैं या अदर्स के लिए भी हैं जो कि फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं या अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इस तरीके से इसका जो ये है ये सिंगल पर्सन को भी दिया जा सकता है और कोलैबोरेशन में भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, मल्टीपल पर्सन्स को भी दिया जा सकता है। उसके बाद एक रिपोर्ट रिलीज हुई स्टेट ऑफ बायो फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इन इंडिया और ये जो इंडेक्स बेसिकली रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई बाई दिल्ली बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसके द्वारा रिलीज़ की गई, इसको CSE कहते हैं, उसके द्वारा ये चीज़ यहाँ पर रिलीज़ की गई। इन्होंने बताया कि इंडिया की जो सोइल है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, ओके, लगभग 0 कुछ के % यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, 1% से भी कम खिसक करके आ गया है, बहुत सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। तो मोस्ट इंडियन सोइल्स वहाँ पर जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत ही डेफिशिएंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा कम है। ये साफ साफ नई रिपोर्ट ने इसे बताया। इसने बताया कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो वेरी लो या मीडियम लेवल के यहाँ पर हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सॉइल्स जो है डेफिशिएंट थी माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, ऑर्गेनिक कार्बन हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, सभी में कमी है। अबाउट 47% तक कमी देखने के लिए मिली। किस चीज़ में? बोरोन में। 39% कमी है जिंक में, 37% कमी है आयरन में और 36% कमी है सल्फर के अंदर। तो ये कमियां देखने के लिए मिली। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो कि मेजर है, जिनको कहते हैं NPK, ठीक है, उसका भी रेशियो यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। 32 स्टेट यूटीज से सैंपल उठाए थे और डेफिशिएंसी जो है वो लगभग आधी घट करके रह गई है। मिट्टी में ये चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। फर्टिलाइज़र अप्लाई करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा और जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा मिट्टी की गुणवत्ता और ख़राब होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने सैंपल उठाए गए उनमें से डेफिशिएंट लेवल की कितनी मिली, तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है लगभग 85% सोइल में ऑर्गेनिक कार्बन ख़त्म है। नाइट्रोजन के कंटेंट लगभग 97% सोइल में ख़त्म हो चुके हैं और मतलब कम है, ठीक है, लेवल कम है। और फॉस्फोरस के कंटेंट भी 83% कम है, ऐसी पोटेशियम की 71% कम है। कॉपर तो एक माइनर मिनरल के रूप में है, तो 6% ही कम है, यानी कि ये हमारा सही है, कॉपर की क्वांटिटी अच्छी है, आपसे पूछ भी सकता है। मैग्नीज की भी क्वांटिटी जो है वो सही है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आयरन अगर आप देखो तो एवरेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। सल्फ़र, जिंक, इनकी भी कमी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है, एक बेसिकली प्रोग्राम है, इसके बारे में पहले भी पढ़ाया गया फरवरी में, लेकिन दोबारा न्यूज़ में आया तो दोबारा देख लेते हैं, भूल भी गए होगे आप। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट इसका नाम है, फुल फॉर्म है रेजुबिनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिवॉर्ड प्रोग्राम है ये, वर्ल्ड बैंक और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के चलाया जा रहा है। बस आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है और 115 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो 6 साल का प्रोजेक्ट ये है और इसमें जो वाटरशेड मैनेजमेंट है हम इसको यहाँ पर करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, जहाँ पर भी आपकी बेसिकली वाटर इकट्ठा हो रहा है सब, उसको ला करके एक जगह पर
स्टोर करना है। जितने भी अलग अलग स्ट्रीम से वाटर वगैरह सब आता है, कहीं कुछ इकट्ठा हो गया तो उन सबको समेट करके एक जगह लेकर के आना है। दिस इज कॉल्ड वाटरशेड मैनेजमेंट। डेफिनेशन भी दी गई है वैसे। वाटरशेड मैनेजमेंट रिफर्स टू द इम्प्लांटिंग लैंड यूज प्रैक्टिसेस एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज विद इन अ वाटरशेड। तो जितने भी सिस्टम में रिवर्स और ये स्ट्रीम बह रही हैं, जहाँ पर भी वाटर है, वो सारा इलाका वाटरशेड के अंदर में आ जाता है। उसको इम्प्रूव करना है, मैनेजमेंट करना है, साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनकी रेजिलियंस को भी इंक्रीज़ यहाँ पर करना है, ताकि क्लाइमेट चेंज की मार कम से कम यहाँ पर पड़े। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स की बात यहाँ पर की गई। सेंटर कह रही है कि हम जो है वो टिश्यू कल्चर प्लांट्स के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स का क्या मतलब यहाँ पर हो गया? तो टिश्यू कल्चर इज अ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल टिश्यूज ऑर्गन्स ऑन स्पेशली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिएंट मीडिया। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो। डिजीज़ फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैनी यूनिफॉर्म प्लांट्स। तो देखो हम क्या करते हैं कि लैब के अंदर जो प्लांट हैं उनके टिश्यू यहाँ पर तैयार करते हैं और उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, और फिर बाद में उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जो हम लैब में तैयार करते हैं, ये इनमें डिजीज़ नहीं लगती किसी भी तरीके की। इनमें जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्रोडक्शन भी इनका अच्छा यहाँ पर होता है। तो 2020-21 के अंदर जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं वो लगभग 17 मिलियन US$ के करीब थे। ठीक है, और टॉप कंट्रीज जो हैं जो हमारे इंडिया के इस टिश्यू कल्चर प्लांट्स को इंपोर्ट कर रही हैं वो हैं आपकी नीदरलैंड, USA और इटली। ठीक है, इस तरीके से ये बनाया जाता है। पूरी प्रोसेस आपको 8 चरणों में मिलेगी। लैब के अंदर पहले सीड को ग्रोन किया जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ पर अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट सप्लाई दी जाती है और इसमें चेंजेस किए जाते हैं कुछ, और इस तरीके से आपका ये पौधा तैयार हो जाएगा और फिर हम इसका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट यहाँ पर कर देंगे ट्रक में रख करके। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस है, याद रखना एक निगाह के अंदर इस तरीके से काम यहाँ पर होता है। इसके अलावा दोस्तों इस तरीके की और भी एग्रीकल्चर की न्यूज़ आपको मिल जाएंगी इसके अंदर में। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर से यहाँ पर देखो। ठीक, साइंस एंड टेक की भी बहुत सारी न्यूज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। अप्रैल 2022 की पढ़ा दी गई है। मई 2022 की जो है वो जस्ट 1 या 2 दिन के बाद अपलोड कर दी जाएगी, उसको भी आप यहाँ पर ज़रूर से देखिएगा। इसी के अलावा एक रिपोर्ट और यहाँ पर रिलीज़ की गई जिसको कहेंगे ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई IFPRI के द्वारा। IFPRI है क्या? तो IFPRI है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जो है वो बेसिकली एक कंसल्टेटिव ग्रुप है एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, जिसको कहते हैं CGIAR रिसर्च सेंटर। 1975 में बनाया गया था और प्रोवाइड करेगा रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस कि किस तरीके से सततता लाई जा सकती है, सस्टेनेबिलिटी लाई जा सकती है, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, हंगर को एंड किया जा सकता है और माल न्यूट्रिशन को भी कम किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो आपका IFPRI है ये वर्क करता है अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये क्या है, ये 1971 में बनी थी और उसके 4 साल के बाद IFPRI निकल करके आया। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो CGIAR है ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है और यूनिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज़ में इन्वॉल्व है? रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देती है कि किस तरीके से फूड सिक्योर फ्यूचर बनाया जा सकता है, और उसी के अंदर में आपका IFPRI वर्क करता है। इन लोगों ने रिपोर्ट रिलीज़ की जिसका नाम है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022, और इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज का फूड सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट के बारे में निकल करके आया। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है। इनोवेशंस भी इसी तरीके के हैं जो कि प्रायोरिटी देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से एडेप्शन लाया जा सकता है और मिटिगेशन भी लाया जा सकता है फूड सिस्टम्स के अंदर। रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स है। रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है 2030 तक 16% गिर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ओके। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि हंगर का जो रिस्क है वो भी 23% से इंक्रीज़ हो जाएगा। इन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल फूड प्रोडक्शन 60% से बढ़ जाएगा ओवर 2010 के लेवल की तुलना में करें 2050 तक 60% तक बढ़ जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्रो होगा। ठीक है, ग्लोबली 70 मिलियन मोर पीपल जो हैं उनको हंगर के रिस्क देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली ईस्ट और सदर्न अफ्रीका के अंदर। साथ ही साथ जो मीट का प्रोडक्शन है वो भी साउथ एशिया के अंदर डबल होने के चांसेस हैं, और वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में भी आपके 2050 तक 3 गुना होने के चांसेस हैं मीट वगैरह का प्रोडक्शन।
ऐसे ही इन्होंने कुछ और बात भी बताई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दो, क्लाइमेट रेजिलियंस, रिसोर्स एफिशिएंट और सस्टेनेबल इनोवेशन की तरफ फोकस करो। इन्होंने ये भी बताया कि होलिस्टिक इंक्लूसिव गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, एनर्जी, इन रिसोर्सेज का सही से यूज़ करो। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि डाइट को हेल्दी रखो और साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन के अंदर सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करो, मतलब आप कैसे खाना फूड उगाते हो उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको जो आपकी वैल्यू चेन की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, फूड के लॉस को बिल्कुल भी नहीं करना, फूड लॉस को आपको रोकना है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल फ्लो है, मनी फूड सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए, उसकी भी बात की गई। और साथ ही साथ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी लॉन्च करने हैं, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन हर जगह पर मौजूद है, पुअर पॉपुलेशन, उसको भी सेफ गार्ड यहाँ पर करना है ताकि क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट से उनको बचाया जा सके। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ये सब रिपोर्ट का काम यहाँ पर जो है वो हुआ और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो दोस्तों अगली जो न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी वो है 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अंदर से ब्रीड वाइज रिपोर्ट निकाली गई है। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री बेस्ड रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो ये 20th जो आपकी लाइव स्टॉक सेंसस है लगभग 2020 में पब्लिश हो गई थी, उसके बाद ये ब्रीड वाइज रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है। रिपोर्ट रिलीज़ की गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, और रिपोर्ट हाईलाइट्स करती है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उस पर क्या क्या स्ट्रेसेस हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है और उसमें अपग्रेडेशन की कितनी ज़रूरत यहाँ पर है। लाइव स्टॉक के अंदर अगर हम देखें उसके साथ साथ जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनकी भी ब्रीड वाइज रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई, और ये सब जो तैयार किया गया वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा तैयार किया गया, और ये फर्स्ट टाइम है जो ब्रीड वाइज डाटा जो है डिजिटल मोड्स में कलेक्ट किया गया था। अब कुछ की हाईलाइट्स हैं, लगता नहीं पूछे जाएंगे बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जोटिक या क्रॉस ब्रीड एनिमल्स की संख्या अगर हम देखें तो टोटल कैटल पॉपुलेशन में लगभग 26.5% निकल करके आती हैं। तो टोटल कैटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन के अंदर जो आपकी एग्जोटिक और क्रॉस ब्रीड एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 26.5% यहाँ पर है, और साथ ही साथ जो बाकी के बचे वो हैं आपके 73.5% कौन, इंडिजिनस एंड नॉन डेस्क्रिप्ट कैटल्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितना कितना यहाँ पर है। और एग्जोटिक का मतलब यहाँ पर होता है कि एनिमल्स विच हैव देयर ओरिजिन इन अदर कंट्रीज, तो अदर कंट्रीज़ में उनका ओरिजिन यहाँ पर है। क्रॉस ब्रीड आपको पता ही है कि किस तरीके की होती हैं, तो इन दोनों का कुल मिलाकर के 26.5% कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। साथ ही साथ जो इंडिजिनस कैटल है उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, 6% से यहाँ पर डिक्लाइन हो गई। कितने से कितनी हो गई ये जानने की जरूरत नहीं, लेकिन 6% डिक्लाइन तो यहाँ पर हुई है। अब ये डिक्लाइन हुई है तो इसका मतलब ये है कि एग्जोटिक या क्रॉस ब्रीड कैटल की पॉपुलेशन ग्रो करी होगी, कितने से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 3.9 करोड़ से लेकर के आपकी 5 करोड़ के करीब यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन हो गई है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, लगभग 20% के करीब ये चीज़ यहाँ पर बढ़ी, ठीक है, बट ठीक है, ऑन एन एवरेज इस चीज़ को आप समझो। इसके अलावा क्रॉस ब्रीड जर्सी है, उसका हाईएस्ट शेयर है एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड कैटल्स के अंदर, याद रखना कौन, क्रॉस ब्रीड जर्सी का। और उसके अलावा गिर है, लखीमी है एंड साहिवाल ब्रीड हैं, ये इंडिजीनियस कैटल के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देते हैं। सिग्निफिकेंट ये है कि जो लाइव स्टॉक स्पेसिफिक स्कीम है लाइक उनकी डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड, उसमें बेटर टारगेटिंग हो पाएगी, और साथ ही साथ जो इंटरब्रीडिंग के रिस्क हैं उनको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जेनेटिक रिसर्च को भी इससे बढ़ाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि टॉप 5 ब्रीड के अंदर यहाँ पर निकल करके आती हैं इंडिजीनियस में गिर, लखीमी, साहिवाल, बचौर और ये हरियाणा, ओके हरियाणा, ठीक है। तो ये निकल के आती है, रिपोर्ट रिलीज़ यहाँ पर की जा रही है, इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड FSSAI ने साथ में मिलकर के रेगुलेशंस निकाली हैं, किस चीज़ के लिए, आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स के लिए। तो आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं, स्पेशली जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं उनके लिए, उसके लिए रेगुलेशन यहाँ पर निकाली है। तो रेगुलेशन इस चीज़ को देखेंगी कि इनकी क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसा यहाँ पर किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी है, जो कि ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। ऑल्सो रेगुलेशंस इस बात को भी कह रही हैं कि इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए आयुष सिस्टम के अंदर। तो FSSAI की अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और स्टैट्यूटरी है, इसके मतलब इसके पीछे कोई एक्ट है, और एक्ट है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का ये एक्ट है, जो कि देखता है कि इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी कैसी है और साथ ही साथ रेगुलेशंस कैसी हैं। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो। और ये आयुर्वेद आहार इसका नाम है, ये ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जो कि
अब बेसिकली आयुर्वेद के सिस्टम के ऊपर बेस है, तो उन सब के लिए रेगुलेशंस किसने जारी की हैं, तो ये सब ध्यान में रखना। इसके अलावा हाइलाइट्स भी यहाँ पर दिए गए। इन्होंने कहा कि ये जो आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मार्केटिंग और इनकी मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेट की जाएगी बाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स आयुर्वेद आहार रेगुलेशन 2022 रूल्स, जो कि हाल ही में रिलीज़ किए गए। इसके अलावा जो आपके आयुर्वेद आहार हैं उनके लिए प्रायर अप्रूवल जो आप लेते थे वो आपका लिया जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2017 के हिसाब से। इसके अलावा एक स्पेशल लोगो भी रिलीज़ किया जाएगा आयुर्वेद आहार कैटेगरी के लिए, ताकि उसका अपना आइडेंटिफिकेशन हो, जैसे जीआई टैग के लिए होता है इसी तरीके से। और ऐसे ही आपका जो आयुर्वेदा फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये किया जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेद आहार जो है उसके अंदर आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड मेडिसिन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इसके अंदर में नहीं आएंगे, कॉस्मेटिक्स नहीं आएंगे, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस हैं ये भी आपके इसके अंदर नहीं आएंगे। ये अलग मेडिसिनल सिस्टम के रूप में वर्क करेंगे। आयुर्वेद आहार अलग चीज़ है, ये आप ऐसे समझो रेडी टू ईट सिस्टम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर ने एमओयू साइन किया है, किसके साथ, यूएनडीपी के साथ। मेजर एमओयू है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि तुच्चे मुच्चे एमओयू भी किस तरीके के होते हैं, बट ये आपका मेजर एमओयू है, ये आपको पता होना चाहिए। यूएनडीपी एक ग्लोबल संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे बड़ी फार्मर्स और एग्रीकल्चर के लिए संस्था यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है, किस लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ानी है एग्रीकल्चर के अंदर, और साथ ही साथ क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्रेडिट सिस्टम को भी इम्प्रूव यहाँ पर करना है। इसके अंदर यूएनडीपी जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेंटर के एस्पिरेशनल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम को या किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पर हैं क्रेडिट उठाने के लिए एग्रीकल्चर के लिए। उन सब स्कीम के अंदर ये आपका टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये पता है आपको कि फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, और जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है ये बेसिकली क्रेडिट सपोर्ट के लिए है, 1998 में शुरू की गई थी। और जो फसल बीमा योजना है ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, पेस्ट डिजीज़, उसके लिए इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। 1.5%, 2%, 5% के हिसाब से प्रीमियम आपको राबी, खरीफ और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसके लिए देना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो मैंने बताया कि व्हीट का तो लगा ही पड़ा है, व्हीट की जो कमी है पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके से आपका जो सनफ्लावर ऑयल है उसकी भी कमी है, सोयाबीन ऑयल है उसकी भी कमी है, जो पाम ऑयल है उसकी भी कमी पूरे ग्लोबल सिस्टम में। इंडिया में तो खासकर हम ज़्यादातर जो इन चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं, तो इसके लिए दो काम यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कर्ब किया गया, ठीक है, तो शुगर का एक्सपोर्ट कम किया जाएगा, ऑलराइट। उसके अलावा जो आपकी सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर से हटाई जाएगी, जिससे कि इसके प्राइसेस जो हैं वो सस्ते हो सकें। तो ये इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके, इसके लिए जो कस्टम ड्यूटी से उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इन सब चीज़ों के ऊपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लगता है, उसको भी हटाया जाएगा। क्रूड सोयाबीन और सनफ्लावर के ऑयल पर जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर अगले 2 साल के लिए, याद रखना अगले 2 साल के लिए इस काम को किया गया है। और इस पर मतलब टैक्सेस वगैरह कम लगाएंगे, क्योंकि टैक्स कम लगेगा अगर हम बाहर से चीज़ को मंगा रहे हैं, और टैक्स कम लगता है तो फिर मार्केट में उसकी जो चीज़ है वैल्यू है उसकी कम हो जाती है और लोगों को आसानी से उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो करंट सीज़न है उसमें शुगर का एक्सपोर्ट भी सिर्फ 10 मिलियन टन के करीब रहेगा, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर इसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हर्ट होंगी और उसी के साथ साथ आपको और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। द करंट फूड इन्फ्लेशन जो पूरी दुनिया में देखने के लिए मिला, उसमें जो सप्लाई शॉक्स आए वो भी आप देख सकते हो। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद डिमांड तेज़ी से यहाँ पर बढ़नी शुरू हुई, और रॉ मटेरियल है, इनपुट शॉर्टेज जो देखने के लिए मिली थी वो सब अब यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट्स कर्ब्स बाई वेरियस नेशंस, लाइक जो इंडोनेशिया है उसने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, ठीक है, तो इंडिया में पाम ऑयल आना बंद हो गया, ठीक, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन प्राइसेस को बढ़ने से रोकने के लिए हमने दूसरी कंट्रीज से जो इंपोर्ट होने वाला सनफ्लावर ऑयल था, सोयाबीन ऑयल था, पाम ऑयल था, उन चीज़ों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को, इंपोर्ट ड्यूटी को कट यहाँ पर किया है, ठीक है। तो उसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस हैं वो राइज हो रहे हैं यहाँ पर, और उसी के साथ साथ जो इनपुट फीड इंग्रेडिएंट हैं वो भी राइज हो रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर तो हर चीज़ का कारण यहाँ पर है ही। तो
फूड ग्रेन में तो हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, शुगर में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, बट उसके बावजूद इंडिया जो है वो इम्पोर्ट्स पर भी डिपेंडेंट है काफ़ी भारी मात्रा में। लाइक एडिबल ऑयल को हम भारी मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं अब डिमांड एंड सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए। तो इस चक्कर में जो द इम्पैक्ट है ग्लोबल राइस का वो इंडिया पर भी देखने के लिए मिल रहा है, और उसी वजह से हमने ये कुछ काम है वो यहाँ पर किए हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस को थोड़ा सा कम यहाँ पर किया जाए, जो पुअर मैन की पॉकेट है उस पर थोड़ा सा बर्डन कम किया जा सकता है इन चीज़ों की बदौलत। उसके अलावा यहाँ पर जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, उसने एक सॉफ्ट व्हीट की वैरायटी यहाँ पर डेवलप की है जिसका नाम है पूसा सॉफ्ट व्हीट 1, एक्चुअल नाम है HD3443। तो ये जस्ट एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है वो इंडिया का पहला सॉफ्ट व्हीट की वैरायटी होगी। इसमें अंदर थोड़ी सी जो नमी है वो ज़्यादा होती है, ग्राइंडिंग वगैरह में भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती। और ये रजिस्टर होगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के अंदर में, सुटेबल है। ऐसे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ पर व्हीट उगाई जाती है वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है। और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 हेक्टेयर में 5 टन तक प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होता है और ग्लूटेन लेवल भी आपको इतने मिल जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि सॉफ्ट व्हीट के लिए आपको लेस ग्राइंडिंग फोर्स की ज़रूरत होती है, आपको हार्ड मशीनरी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, और फ्लोर भी अच्छा होता है, साथ ही साथ पार्टिकल का साइज़ भी स्मॉल होता है और एब्जॉर्ब करता है लेस वाटर को। जब हम इसमें आपका इसके ज़रिए जो आप केक वगैरह जब बनाओगे ना तो उसमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि पहले से इसके अंदर पानी है, इसीलिए तो इसका नाम सॉफ्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये जो यूज़ होता है बेसिकली केक है या बिस्किट्स वगैरह हैं, नूडल, ये सब बनाने में यूज़ होता है। ओके, जिसमें हमें बाद में पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही आपका इसके अंदर वाटर की मात्रा अच्छी होगी, तो पानी पहले से ही अब्जॉर्ब है, तो बाद में पानी की मात्रा कम यहाँ पर पड़ेगी। यानी कि इंडस्ट्रियल जो वाटर की डिमांड है, अगर सॉफ्ट व्हीट को उगाएंगे तो केक बिस्किट इंडस्ट्री के अंदर पानी की डिमांड कम की जा सकती है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मार्केट टेक्नोलॉजी सब जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हो ये है आपका हार्ड व्हीट, ये आपका ब्रान यहाँ पर हो जाता है, और फिर ये आपका सॉफ्ट व्हीट यहाँ पर मिल जाएगा। सॉफ्ट व्हीट और राइस व्हीट में अंतर देख रहे होगे, इसके जो बेसिकली हार्ड व्हीट के जो दाने हैं वो आपको मिलेगा कि बहुत ठोस हो जाते हैं। ओके, और ये जो है इसमें पानी की मात्रा यहाँ पर होती है। सॉफ्ट व्हीट जो है वो लाइट गोल्डन कलर का होता है, और ओपनली इसको वाइट व्हीट भी कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वाइट व्हीट ऑल्सो। इट हैज़ मोर स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च भी ज़्यादा होता है, और ग्लूटेन यहाँ पर कम होता है। याद रखिएगा ग्लूटेन यहाँ पर कम होता है हार्ड व्हीट की तुलना में। और केक बनाना है, पेस्ट्री बनानी है, डेजर्ट बनानी है, सॉसेस बनानी है, तो ये चीज़ें अच्छी क्वालिटी यहाँ पर रहती है सॉफ्ट व्हीट की। तो दोनों की दोनों जो हार्ड और सॉफ्ट व्हीट हैं उसको आप एक ही सीज़न में भी उगा सकते हो, विंटर हो या स्प्रिंग वैरायटी हो, आप आराम से उसको वहाँ पर उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंतर याद रखना कि हार्ड व्हीट की तुलना में स्टार्च ज़्यादा होता है, ग्लूटेन कम होता है। उसके अलावा RBI ने जो आपके नॉर्म्स थे, ठीक है, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए नॉर्म्स को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन स्कीम के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पर किया है। और RBI मॉडिफाई नॉर्म्स फॉर बैंक्स टू क्लेम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन, जो कि आपका एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए जाता है थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड 2022-23 के अंदर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आपके मॉडिफाइड नॉर्म्स यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं उसमें गवर्नमेंट एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन देती है 2% का। KCC के अंदर यही बात है, आप लोन लेने के लिए गए, बैंक ने कहा कि लोन पर 7% इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो 2% उसमें से सरकार आपका चुकाएगी, बाकी का 5% जो है वो आपको यहाँ पर चुकाना पड़ेगा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की। ये इस तरीके से आपका किसान क्रेडिट कार्ड काम यहाँ पर करता था। ठीक है, तो अभी क्या है कि मॉडिफाई स्कीम के अंदर में 2% जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, 2% जो इंटरेस्ट सबवेंशन है जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनका गवर्नमेंट ऑफर करती है। और इसके लिए आपका जो 3 लाख तक का क्रॉप लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट 7% यहाँ पर पर एनम लगता है, लेकिन अब एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, जो कि आपका लोन को अच्छे तरीके से यहाँ पर भर रहे हैं। जैसे कि 7% का यहाँ पर है तो उसमें 2% तो पहले ही सरकार चुकाती है, लेकिन अगर आप अच्छे से अपना लोन का हिस्सा चुका रहे हैं तो 3% और सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर चुकाएगी। उसके अलावा जो यहाँ पर 2% बचा वो आपको चुकाना पड़ेगा बस। तो आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में चले गए इस स्कीम के अंदर में भी। आपको KCC के बारे में पता होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से यहाँ पर चल रहे हैं, और किस तरीके से वर्क करती हैं ये भी आपको पता लगा। इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार के द्वारा दिया जाता है।
उसके बाद कुछ डे हैं आपको पता होना चाहिए, ये कोई काम के नहीं है, ये लो लेवल के करंट अफेयर्स यहाँ से आगे शुरू हो जाते हैं। जैसे वर्ल्ड टूना डे, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड टूना डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया 2 मई को। और ये चीज़ें हैं, टूना एक फ़िश है जो कि बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रेवेन्यू, लाइवलीहुड, कल्चर, रिक्रिएशन, ये सब सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराती है। तो इसीलिए ये सब जो है वो इस तरीके से है। टूना में ओमेगा 3 अच्छा खासा होता है और साथ ही साथ मिनरल के कंटेंट भी अच्छे होते हैं, प्रोटीन, विटामिन B12, ये सब भी यहाँ पर अच्छा होता है। और 2 मई 2017 से पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था, तब से मनाया जा रहा है। उसके अलावा नाबार्ड ने फॉर्मुलेट किया है फार्मर मिजरी इंडेक्स को टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट पैकेज। तो याद रखना ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है फार्मर मिजरी इंडेक्स, ये आपकी नाबार्ड के द्वारा प्लान की गई है। तो नाबार्ड ने फॉर्मुलेट किया है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स को, मिजरी इंडेक्स कह सकते हो या फिर डिस्ट्रेस इंडेक्स कह सकते हो, ताकि ट्रैक किया जाए, आइडेंटिफाई किया जा सके, असिस्ट किया जा सके द रियली नीड। देखो माइजरी का मतलब भी होता है, डिस्ट्रेस का मतलब भी एक ही होता है कि जो नीड है उसके हिसाब से फार्मर के ऊपर स्ट्रेस कितना है उस चीज़ को देख सकते हैं, या फार्मर डिस्ट्रेस कितना है उसको भी हम यहाँ पर मीज़र कर सकते हैं। इंडेक्स जो है वो ये देखेगी कि स्ट्रेस के लेवल क्या हैं प्लेस टू प्लेस, फार्मर के ऊपर क्या स्ट्रेस है, कभी उसको इनपुट के लिए पैसा नहीं होता, कभी उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, पेस्ट लग जाते हैं, तो किस किस चीज़ की चिंता है उन सबको देखते हुए बात की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है, इससे फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी पता चलेगा कि फार्मर की दिक्कत क्या है, उसका टारगेटेड तरीके से फोकस हो सकेगा। और इससे आपको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि वो आगे बढ़ सकें। फार्मर्स की सिक्योरिटी के लिए डिस्ट्रेस वगैरह को ख़त्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से वर्क करेंगे, किसने रिलीज़ किए। उसके अलावा जो आपके पशुपति कुमार परास हैं, ये आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, इन्होंने 3 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स लॉन्च किए और 5 प्रोडक्ट अलग से और भी यहाँ पर लॉन्च किए। तो ये सब प्रोडक्ट के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किए और ये सब जो काम होता है वो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के अंदर में यहाँ पर होता है। 3 जो प्रोडक्ट हैं उनका नाम भी मैंने आपको यहाँ पर दिया, ये रहा, ठीक है, ये इनका नाम है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, ओके। और इसके अलावा जो 5 प्रोडक्ट हैं वो और भी लॉन्च किए गए जिनका नाम भी आपको दिया, जैसे जगरी पाउडर है, ड्राइड स्पाइसी पाइनएप्पल है, मैंगो पिकल है, ये नहीं पूछा जाएगा ना, तो दिक्कत मत लो इसकी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ब्रांड है वो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर है, और ये कंसेप्ट जो है वो आपका इस जो स्कीम है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इसके अंदर में यहाँ पर आता है। और ये जो स्कीम है वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर 2020 में यहाँ पर शुरू की गई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिएगा। पॉइंट निकल करके आते हैं, 5 प्रोडक्ट किसने लॉन्च किए, 3 प्रोडक्ट वाले नाम याद रख लेना, जो बड़े प्रोडक्ट है ना उनका नाम, जैसे कि ये हैं आपके मधु मिठास है, एक अनारस है और एक पिंड से है, तो इनका नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे एक जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मिला है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। तो 2020 का जो पीएम अवार्ड है एक्सीलेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो किसको मिला है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिला है। और ये जो है वो इसके इसीलिए मिला है क्योंकि इसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को पूरी कंट्री में लागू करने का काम यहाँ पर किया है। तो 15वां सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जा रहा था, ये भी एक तरीके का सिविल सर्विसेज का काम है। तो 21 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 21 अप्रैल 2022 को, वहाँ पर ये जो है वो अवार्ड की घोषणा की गई। पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 किसको दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर जस्ट एक लाइन का पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद एक बड़ा एमओयू यहाँ पर साइन हुआ जो कि आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग इंडिया का जो थिंक टैंक है उसके बीच का कोलैबोरेशन है। फोकस किस चीज़ पर होगा, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, ड्रोन है, इन सभी में किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, फार्मर्स को इन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, उनको इसके बेनिफिट मिलें। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को स्पेशली इसके बेनिफिट बताने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। तो आपको दे सकता है कि इसके लिए क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा, नहीं भाई, टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। इसके अलावा आपका जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, उन्होंने इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर IDEA भी यहाँ पर लॉन्च किया था हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ये एक तरीके से जो आपकी प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी उसके अंदर में ये आपका लॉन्च किया जाएगा।
और ये भी टेक्नोलॉजिकल और वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी मदद जो है वो करेगा। तो इसका भी मकसद वही है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे देश में करना चाहता है, उस वही। तो ये सब पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जो प्लांट हेल्थ है उसके लिए पहला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया यूएन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला डे है 12 मई 2022 को इसको सेलिब्रेट किया गया, आप इमेज में देख सकते हो। और ये जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के नाम से जाना जाएगा। एनुअली ऑब्जर्व किया जाएगा अब आगे से 12 मई को। और ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए डेज होते हैं, प्लांट हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस फैलाई जाएगी ताकि हंगर को ख़त्म किया जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके। 12 मई 2022 जो है वो प्लांट हेल्थ को जो है वो आपका ऑब्जर्व यहाँ पर करता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा वर्ल्ड बी डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। बीज जो है वो बेसिकली एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर में यहाँ पर आ जाती हैं, तो आपको ये भी एक एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ का ही करंट अफेयर बनता है। 20 मई को सेलिब्रेट किया गया। यूनाइटेड नेशन का डे है, बड़ा डे है, याद रखना चाहो रख लो, वरना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि सिर्फ यही आएगी, ठीक है। तो अवेयरनेस बढ़ानी है कि बी जो है वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है, इनसे शहद मिलता है, लोगों का रोजगार चलता है, हेल्दी रहता है प्लेनेट। इस चीज़ को बताने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। थीम भी दी गई है बी एंगेज सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये सब काम भी चल रहा है। उसके अलावा एक तमिलनाडु के अंदर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। नाम क्या है? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो एम के स्टैलिन जी ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया। नाम तमिलनाडु में दूसरा है इसका, ये नाम है इसका ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जनक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ड को थोड़ा सा देखना, ठीक है, निगाह में निकाल लेना। और ये इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है। तो स्टेट न्यूज़ है, आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। जो आपकी नेशनल लेवल की न्यूज़ नहीं है, इसलिए आप इग्नोर भी कर सकते हो। बट फिर भी जब न्यूज़ में आ गई तो एक बार देख लो। तमिलनाडु की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें जो स्टेट के अंदर इतनी सारी पंचायत यहाँ पर हैं 12,000 के करीब, वहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। स्कीम के अंदर में कोकोनट की सैपलिंग्स हैं या फिर होम फार्मिंग सैपलिंग्स हैं, हॉर्टिकल्चर सैपलिंग्स हैं, ये सब जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। 100% सब्सिडी दी जाएगी फार्मर्स को इन चीज़ों के लिए। साथ ही साथ वो ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकें, फार्म प्रोडक्ट पॉन्ड्स हैं उनको यहाँ पर बना सकें, उस सब के लिए भी 100% सब्सिडी उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके अलावा लो लेवल के एक MOU यहाँ पर साइन हुआ। लो लेवल का मतलब आप इग्नोर करोगे चलेगा, ठीक है, इग्नोर कर दोगे तो चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग के बीच में MOU साइन हो रहे हैं, आपको इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ के जाओ उसको, ठीक है। लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हो। यूको बैंक ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है विद NBFC, इसका नाम है पैसालो डिजिटल इंडिया लिमिटेड, और एग्रीकल्चर बिजनेसेस को ये यहाँ पर बढ़ावा देगा। को लैंडिंग मॉडल का मतलब यहाँ पर होता है कि बैंक जो है वो जितने भी रजिस्टर्ड NBFC कंपनीज हैं उनके साथ में मिलकर के लैंडिंग का काम यहाँ पर करेंगे, लोन जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर कराएंगे इस तरीके से। तो यूको बैंक प्लस दिस NBFC इसने मिलकर के साइन किया है। उसके बाद इंडिया ने पहला लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ पर अपना सेलिब्रेट किया जम्मू के भदरवाह के अंदर, और फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल है। लेवेंडर की कल्टीवेशन होती है, इससे ऑयल बनता है जो कि कॉस्मेटिक में अच्छा खासा यूज़ यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ें सुगंधित होती हैं, इसलिए यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो इससे लगभग 5,000 फार्मर्स को फ़ायदा मिलता है। यंग एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ते हैं और लगभग 1,000 से ज़्यादा जो फार्मिंग फैमिलीज़ हैं लगभग 200 एकड़ पर इसकी कल्टीवेशन भी कर रही हैं। और इसी से रिलेटेड है आपका पर्पल रेवोल्यूशन, जिसको लेवेंडर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ें याद रखना कि जैसे गोल्डन रेवोल्यूशन है तो फाइबर से रिलेटेड हो गया, जूट वगैरह से, ऐसे ही ये आपका पर्पल रेवोल्यूशन है, लेवेंडर कल्टीवेशन से रिलेटेड यहाँ पर हो गया। रिलीज़ किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ना कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और ये चलाया जाएगा आपका काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, ना कि ICAR के द्वारा। ओके, तो ये जब इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ जाएँ जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखो, क्योंकि बच्चा जस्ट यही सोचेगा कि ये लेवेंडर फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर वेलफेयर मिनिस्ट्री वगैरह नहीं लॉन्च किया होगा, साइंस एंड टेक का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। ओके, तो लेवेंडर कल्टीवेशन लगभग जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको चलाया जा रहा है। मिशन के अंदर फार्मर्स को शुरुआत में हम फ्री सैपलिंग्स यहाँ पर देते हैं, वो लगाता है, और हर सैपलिंग जो है वो उसके बाद 5 से 6 रुपये में दी जाती है। पहली बार हम फ्री देंगे, बाद में हम उसकी कीमत भी धीरे धीरे लेनी शुरू करेंगे। आगे अगर हम देखें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, तो गाइडलाइंस रिलीज़ की गई फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स। तो
प्लांट्स हैं वो जीनोम एडिटिंग उनके अंदर की जाती है। ओके, तो जीनोम एडिटिंग के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं कि चलिए आपने जीनोम तो एडिटिंग कर दी उसकी, लेकिन उसके बाद कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको यहाँ पर मानने पड़ेंगे, ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं या फिर आपकी जो इस तरीके की और अलग तरीके के ब्रीड्स यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं, उनके लिए रिसर्च नॉर्म्स को थोड़ा सा ईजिंग किया गया है, थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ताकि और ये चीज़ें डेवलप हो सकें। अर्लियर क्या था कि गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट अलाउ थी कि जीनोम एडिटिंग जो प्लांट्स हैं वो विदाउट कम्बरसम प्रोसेस, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रेगुलेशन जो आप यहाँ पर फॉलो करते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। देखो, अगर कोई जेनेटिक आपका कह सकते हैं कि जीनोम एडिटिंग प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, तो उसका प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले उसको रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आपका जो रिव्यू है वो किया जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। ये सिर्फ रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी आपकी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को, और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर कहेगी कि हाँ भाई ये लागू हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम यहाँ पर चलता है। पहले क्या था कि विदाउट ये काम हो जाते थे, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर में ऐड की गई हैं। जैसे अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्प्ट यहाँ पर कर दिया गया है। आप जस्ट इतना सिंपल पॉइंट यहाँ पर याद रखो, और जो भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जीनोम को, प्लांट्स के जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए रिसर्च पर्पज़ के लिए, वो आप इसको यहाँ पर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन जो फाइनल कॉल है वो तो आपकी एनवायरमेंटल मिनिस्टर की ही रहेगी, और सारे डिसीजन उसके लिए द्वारा ही लिए जाएंगे। इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ साथ गाइडलाइंस इस बात में भी प्रोवाइड करती हैं कि जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी हैं वो सस्टेनेबल यूज़ के लिए ही एप्लीकेबल हों, और इधर उधर की रिसर्च के लिए आप उसको वेस्ट ना करें, और इस चीज़ पर फोकस करें कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ सकते हैं, जीनोम एडिटिंग प्लांट्स इस पर हमारी कैसी फोकस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए। कुछ और इश्यूज़ भी हैं जो गाइडलाइंस ने यहाँ पर एड्रेस किए, जैसे बीटी कॉटन से रिलेटेड इशू हैं, वहाँ पर जो सोइल बैक्टीरियम जीन है या फिर पेस्ट अटैक हैं उसके केसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो सबकी स्क्रूटनी वगैरह भी करनी है। साथ ही साथ जो नाइबरिंग प्लांट्स हैं उसके वो तो अफेक्ट नहीं हो रहे, उस चीज़ को भी यहाँ पर देखना है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा तेलंगाना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सिंगल पिक कॉटन पायलट प्रोजेक्ट। किसने लॉन्च किया? तेलंगाना की सरकार ने। क्या होगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। ये जो कॉटन की बॉल्स हैं ये लगभग 2-3 बार में फार्मर्स को इकट्ठी करनी पड़ती थी, और 2-3 बार में इकट्ठी करने का मतलब ये है कि 2-3 बार की लेबर और 2-3 बार का खर्चा, यानी कि उसका जो इनपुट है वो यहाँ पर बढ़ जाता था, लेबर इनपुट। अब कहा गया है कि अब हम सिंगल पिक में इसको इकट्ठा करेंगे, 2-3 बार में करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंगल पिक जो है वो एक ही बार में ऑल एट वंस पूरे तरीके से खेत की जो जितनी भी कॉटन है उसको एक बार में उठा करके लाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका पीएम ने इनोग्रेट किया है नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इफ़को कालोल गुजरात के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कालोल गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है, और ये जो है इसमें ऐसा है कि पहले फार्मर जो पूरा कट्टा यहाँ पर लगाता था, ठीक है, एक पूरा यूरिया फर्टिलाइज़र का जो कट्टा होता है उसको यूज़ करता था, लेकिन अब उस कट्टे को जो है सिंपल जस्ट एक बोतल के अंदर रख दिया गया है, और उस बोतल के ज़रिए जो है आप यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिक्विड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आधा लीटर की बोतल में पूरा का पूरा जो कट्टा है वो यहाँ पर समाहित है। मतलब चाहे ये पूरा आप कट्टा डालो या फिर आधी बोतल डालो, सेम ही बात यहाँ पर रहेगी। तो दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है यूरिया का, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ेगा, और लगभग जो है वो हर दिन 1.5 लाख के करीब बोतलें यहाँ पर तैयार होंगी। और ये यहाँ पर याद रखना, यूरिया नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र होता क्या है, मैं आपको 2-3 वीडियो में कई डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसका प्राइस भी कम है, यील्ड भी अच्छी यहाँ पर बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो है कम लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की उतनी ज़रूरत पड़ेगी जितना कि ज़रूरी है। उसके अलावा जीएम टोमेटो को मॉडिफाई किया गया। टोमेटो जो है, टोमेटो के अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए, और उसके अंदर उसके जीन्स को चेंज किया गया, उसका जो डीएनए वगैरह की संरचना है ना उसको चेंज किया गया, और उसको ऐसा बना दिया गया है कि अब टोमेटो जो है वो विटामिन डी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप मार्केट में जाकर के जीएम टोमेटो खरीदते हो तो आप समझ जाओ कि विटामिन डी अब आपके शरीर में पहुंचना शुरू हो जाएगा, और स्पेशली D3 के सप्लीमेंट की बात यहाँ पर की है। तो ये भी एक तरीके से फोर्टिफिकेशन ही हो जाता है, और जीन एडिटिंग टूल का यूज़ करके हमने इस फोर्टिफिकेशन को यहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थी। आप PDF आपको मिल जाएगी, ये सारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। एक कोई छोटी मोटी लो प्रोफाइल की न्यूज़ रह गई हो तो उसको ढूंढने मत बैठना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
इतना सब जरूरी नहीं है। जो हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दी ये सॉलिड न्यूज़ है, इससे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ें नहीं निकलती, इससे ज़्यादा छोटी बहुत माइन्यूट लेवल की न्यूज़ निकल सकती है जो कि वीडियो में कवर ना हुई हो, लेकिन वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, इस बात की गारंटी हमारी है, क्योंकि एग्ज़ाम का अपना एक लेवल होता है। इतनी सारी न्यूज़ छोड़ करके वो इतनी घटिया न्यूज़ को नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब बढ़िया न्यूज़ हैं, इन सभी को आप पढ़ करके जाओ, सफिशिएंट है। और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो गई है, फिलहाल हम वीडियो को पॉज करते हैं, और अगर अच्छी लगी शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स, और चलिए टेक केयर।